अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज की डिस्कशन ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 3 की तरफ है। और आज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसके ऊपर बात करनी है। मेनली हम ये देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, ये किस तरह की थ्योरी है, इसके अंदर अर्थ कॉन्टिनेंट्स किस तरह मूव करते हैं, अर्थ कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट किस तरह की है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या हकीकत भी है या नहीं। तो मतलब हमारी इस तरह की आज की डिस्कशन होगी और इस लेक्चर के एंड पे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक बातें समझ आ जाएंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर हमने समझना होगा तो हमें सबसे पहले अर्थ को देखना होगा, प्लेट्स और उनकी टेक्टोनिक्स यानी मूवमेंट, उनकी फॉर्मेशन, उनकी डिस्ट्रक्शन, इस चीज़ के ऊपर ये जो डिस्कशन है ये होगी। इसमें अर्थ को अगर आप गौर से देखें और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम अर्थ को फिज़िकल बेसिस के ऊपर, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि पहला सबसे जो लेयर है वो लिथोस्फीयर कहलाती है, जो कि क्रस्ट का पार्ट है। क्रस्ट और अपर मेंटल इसके अंदर मौजूद होता है, और अपर मेंटल से जो निचले वाला पोर्शन जिसको आप एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं वो फिज़िकली दूसरी लेयर है। इसके बाद मीज़ोस्फीयर आती है और सबसे एंड पे अर्थ के अंदर वाली साइड के ऊपर कोर आएगी। अब लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर, मीज़ोस्फीयर और कोर ये अर्थ की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन है। अर्थ को अगर हम फिज़िकल बेसिस पे उसके पार्ट्स को हम फिज़िकल नेचर की बेस पे क्लासीफाई करेंगे तो वो इस तरह की जनाब ना हमें स्ट्रक्चर देती है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो बेसिकली फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, और उसके फ्रैक्चर होने की वजह से मुख्तलिफ जो पैचेस हैं ज़मीन के वो जनाब अली ने एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, वो एक दूसरे की तरफ भी जाते हैं और एक दूसरे के साथ साथ भी मूव करते हैं। वो जो फ्रैक्चर्ड चीज़ें हैं वो बेसिकली लैंड पोर्शन जो है वो उनको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। आई होप कि आपको अभी तक इन टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ज़मीन जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइडेड है, और उन मुख्तलिफ़ हिस्सों को बेसिकली वो लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर टूटी हुई है। वो टूटने की रीज़न हम आगे देखेंगे कि किस वजह से वो टूटी है, तो वो उनको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब आपके पास ये जो दूसरी डायग्राम बनाई है मैंने, इसमें आप देखें अगर तो इसमें आपको ई फॉर यूरोप वाली एक प्लेट आपको नज़र आती है, और एक इंडियन प्लेट नज़र आती है, ये आपके पास अफ्रीकन प्लेट है, एक आपके पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इनके दरमियान में पानी है जिसमें पी से पैसिफिक है, ए से अटलांटिक ओशन मौजूद है, आई से इंडियन ओशन है। तो ये ज़मीन जो है ना, इसके ऊपर जो ज़मीन का लैंड पोर्शन है वो भी एक प्लेट्स हैं, और इसके अलावा कुछ ओशियानिक प्लेट्स भी मौजूद होती हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि जो हमारी ज़मीन है उसकी जो सबसे अपर सरफेस है जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं वो बेसिकली टूटी हुई है। उसके टूटने की वजह से इसके दरमियान में पानी भी मौजूद है, समंदर भी हैं, और वो जमने डिस्टेंस के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि ये वाली जो प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करती हैं। अब ये क्यों मूव करती हैं हमें इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये इस तरह कैसे मूव कर गई हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम की तमाम जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ऑल द टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर एक्चुअली मूविंग, और उनकी मूवमेंट बेसिकली 3 तरीके से होती है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके सामने जनाब ना 2 प्लेट्स हैं, कोई भी आप जनाब लेना 2 चीज़ें हैं, वो या तो एक दूसरे की तरफ मूव कर सकेंगी, या एक दूसरे से दूर दूर जा सकेंगी, या फिर एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड मूव कर सकेंगी। अगर तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो इस किस्म की मूवमेंट को आप कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं, और अगर उस पूरी की पूरी मूवमेंट जो है ना वो जनाब वो 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो आप कहेंगे ये डाइवर्जेंट मूवमेंट है। और अगर जनाब ना वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं तो आप इसको कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म जनाब ना मूवमेंट है। सो जो अर्थ है उसके ऊपर लिथोस्फीयर टूटी हुई है, उस लिथोस्फीयर के टूटने की वजह से प्लेट्स बन चुकी हैं, उनको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थियरी है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है ना वो बेसिकली इस चीज़ से 3 चीज़ों से डील करती है। एक तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह मूव करती हैं,
दूसरा वो टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह जनाब अली बनाई जाती हैं और किस तरह वो डिस्ट्रक्ट होती हैं। फिर उनकी मूवमेंट आपको मैंने बता दी कि वो कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इस तमाम की जो मूवमेंट है ना उसकी कौन सी रीज़न्स हैं जनाब, ज़मीन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन कौन से ऐसी जनाब ना वो चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर वाली जो सरफेस है जिसको आप लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, वो हरकत कर रही हैं। वो बेशक कन्वर्जेंटली कर रही हों, वो बेशक डाइवर्जेंटली कर रही हों या वो बेशक ट्रांसफॉर्म कर रही हों। अब मैं आपको इसकी एक एविडेंस के तौर पे हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड प्लेट्स हैं, जो फ्रैक्चर्ड लिथोस्फीयर है वो मूव करती है, वो जो प्लेट्स हैं वो बेसिकली दो वजूहात उसके लिए कही जाती हैं। एक तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताई जाती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा जनाब अरीना सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। ठीक है जी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आप को इनके नाम से ही जनाब अलीना पता लग रहा होगा कि जनाब जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो बेसिकली समंदर के फ्लोर का ज़्यादा से ज़्यादा बनना है। उसकी रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं। बेशक ज़मीन के अंदर जनाब अलीना कोई ऐसी चेंज आ रही है जिसकी वजह से समंदर का जो ओशियानिक प्लेट है, जो सी फ्लोर है, जो समंदर का फ़र्श है ना वो स्प्रेड करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। और अब आप देखें ना किसी दो चीज़ों के दरमियान में अगर कोई चीज़ स्प्रेड करना शुरू कर देगी तो वो जो दोनों चीज़ें होंगी वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगी और अल्टीमेट ये रिज़ल्ट निकलेगा कि स्प्रेडिंग हो जाएगी और उसके रिज़ल्ट में जो ऊपर वाली चीज़ें होंगी उनके ऊपर भी असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। सो अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग को देखें तो ये क्रिएशन ऑफ द न्यू ओशियानिक प्लेट्स मटेरियल एंड द मूवमेंट अवे फ्रॉम द ओशियानिक रिजेस, इसको बेसिकली आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। आई होप कि आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग की समझ लगी है। इसका अगर सिंपल आप याद करने की कोशिश करेंगे तो यह है कि समंदर की जो सरफेस है ना उसका ज़्यादा होना, फैलना। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर अगर आप देखें तो ये बेसिकली आप किसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यार ना या कुछ इसमें कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब वो मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रहे हों, मगर वो मूव कर रहे हैं। सो इट एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का मतलब है कि जो लिथोस्फीयर है वो बेसिकली मूव कर रही है स्फीनोस्फीयर के ऊपर और उसकी रीज़न अभी तक हमें नहीं पता कि वो किस वजह से मूव कर रही है। सो हम प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं इसकी दो वजूहत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब हमने ये ढूंढना है कि यार ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है या वो जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसका कोई एविडेंस भी है या नहीं है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट हुए भी हैं या नहीं हुए। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो एविडेंसेस हैं ना वो बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिस्कशन करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि वाकई जो है ना वो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट हुए हैं, वो एक दूसरे से दूर गए हैं। बेशक वो जनाब अली उनकी मूवमेंट एक दूसरे की तरफ थी या वो एक दूसरे से दूर थी या वो एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रहे हैं, वो ज़रूर मूव किए हैं। इसके अलावा अगर हम जनाब इसके एविडेंसेस को देखेंगे तो वो क्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं या फॉसिल एविडेंसेस हो सकते हैं या फिर जनाब अली जियोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं। तो ये जनाब मैं आपके सामने इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो फर्स्ट वन जो है आप जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, सेकंड वन जनाब फॉसिल्स या रॉक्स स्ट्रेटिग्राफी से आप बोलेंगे उसके एविडेंसेस हैं, थर्ड वन ग्लेशियल एस्पेक्ट्स मतलब क्लाइमेट देखेंगे आप कि कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे के साथ किस तरह सिमिलर है, फिर स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे कि किस तरह एक दूसरे के साथ जनाब ना मिलती जुलती स्पीशीज़ कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पाई जाती हैं। तो हमें ये एक आइडिया मिलेगा कि वाकई जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे के करीब थे। अब कहा जाता है कि ज़मीन जो है ना वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सिर्फ एक ही उसका लैंड पैच था और उसको आप पेंजिया बोलते थे। और अगर आप सिंपली मैंने उसको बना दिया है कि बाकी उस पेंजिया के अराउंड सारी की सारी चीज़ें वाटर थी, पानी ही पानी है और वो सिर्फ एक पैच मौजूद है। उस पैच को आप सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और ये अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि यार किस तरह जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट हुए भी हैं या नहीं हुए। ठीक हो गया जी। अब पेंजिया, इसको आप सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये ज़मीन का सिर्फ एक पैच था और इसके एक पैच होने की वजह से जो ज़मीन के अराउंड जो लैंड पोर्शन है उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद था। लेकिन फिर कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं
ये थ्योरी बेसिकली दी है अल्फ्रेड वैगनर ने। उसने इसको रीज़न एक्सप्लेन नहीं की, मगर उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को ना वो किया है, एक्सप्लेन किया है कि मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट्स इस तरह ड्रिफ्ट हुए हैं। सो उसमें से अगर आप देखें, वो कहता है कि पेंजिया जो था ना, ये बिकॉज ऑफ द एनी चेंज, जो कि उसको नहीं पता थी उस वक़्त, दो हिस्सों में डिवाइड कर गया। एक उसने कहा ये गोंडवाना लैंड में चेंज हो गया और दूसरा जनाब ना लाउरेशिया के अंदर चेंज हो गया था। सो उसने कहा कि ज़मीन जो थी ना, वो जो पेंजिया जिसको आप सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक का गोंडवाना लैंड और दूसरा है लाउरेशिया। फिर वो कहता है वक्त गुजरता रहता है और आफ्टर द मिलियंस ईयर्स जनाब अली, वो जो दो पोर्शन थे गोंडवाना लैंड और लाउरेशिया, वो फर्दर टूटते हुए जनाब ना, वो मूव करते हुए एक दूसरे से मूव होते जाते हैं। तो अब हमारे पास जो ज़मीन है ना, वो इस तरह की है, उस मतलब उसके ऊपर जो पैचेस है ना, वो इस तरह के हैं। मतलब हमारे पास ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिका है, ऊपर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह हमारे पास कहता है प्लेट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। सो ये वाली चेंज है प्रॉपरली, ये अल्फ्रेड वैगनर ने एक्सप्लेन की। उसने कहा पेंजिया पहले था, फिर उसके बाद दो बने, फिर उसके बाद चेंजेस और भी आई, फिर आखिर में इस वक्त हमारे पास जो ज़मीन है ना, वो इस तरह की है और ये रुकी नहीं है। इसके मुताबिक इसके कहने का मतलब है ये रुकी हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मूव कर रही है। और पॉसिबिलिटी है, एक वक्त ऐसा भी पॉसिबिलिटी है वो आ सकता है कि ये वाली जो प्लेट्स हैं ना, एक दूसरे के साथ जाके दोबारा फिर टकरा जाए। ठीक है जी। सो ज़मीन बेसिकली इस तरह जनाब ना तब्दील हुई है, मगर अल्फ्रेड वैगनर ने इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक रीज़न नहीं बताई कि यार ये किस तरह हुआ। ये सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन थी और उसने ये बेसिकली प्रूव करने की कोशिश की कि भाईजान ये जो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन की साइड के ऊपर पैसिफिक ओशन होता है और इनके ईस्टर्न साइड के ऊपर जो अटलांटिक ओशन है, अगर आप अटलांटिक ओशन को बाहर निकाल देंगे तो आपको लगेगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका का हिस्सा थे। ठीक है जी। आई होप आपको इस बात की समझ लग गई होगी कि जब वो जियोलॉजिकल एविडेंसेस दे रहे थे ना, तो उसमें वो प्रूफ अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो कह रहा है कि यार ये वाला जिसके ऊपर अब मैं तीर बना रहा हूँ, ये वाला जो ओशन है जिसे आप अटलांटिक ओशन बोलते हैं, अगर आप इस ओशन को बाहर निकाल देंगे तो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन, इस यूरोप और अफ्रीका, ये आपको लगेगा शायद एक ही पार्ट है। फिर आप उसका जनाब फॉसल्स देखेंगे, उनकी स्पीशीज़ देखेंगे, तो आपको पता लगेगा ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, या ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिमिलर क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं इनकी, और इनके पास स्पीशीज़ भी जनाब ना एक जैसी हैं। सो इस बात से ना वो अपनी ऑब्जर्वेशन बेसिकली प्रूव करता है कि यार वाकई ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन ना, वो ये कहती है कि ये ज़मीन के जो टुकड़े हैं ना, ये अब इस हालत में है, ये पहले इस हालत में कोई नहीं थे, मगर उसने इसकी साइंटिफिक रीज़न अभी तक एक्सप्लेन नहीं की थी, जो कि बाद में उन्होंने जनाब अली ने जो जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जनाब अली ने जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो ये थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने दी और उसने उस अपनी ऑब्जर्वेशन से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को साबित करने की कोशिश की फ्रॉम पेंजिया टू डेट। उसने कहा कि इस वक्त कॉन्टिनेंट्स इस तरह के हैं, इस वक्त जो प्लेट्स हैं ना, वो इस तरह की हैं। सो अब अगर हम ये देखेंगे यार, वाकई फिर बाद में इस बात को प्रूव किया गया कि अल्फ्रेड वैगनर की जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकती है। तो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट क्यों हुए हैं या कॉन्टिनेंट एक दूसरे से मूव क्यों कर रहे हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जनाब अलीना साइंटिस्ट जो ज्योग्राफी के लोग हैं, उन्होंने जनाब अलीना ज़मीन के अंदर होने वाली जो फिज़िकल चेंजेस हैं ना, उसको बगौर पढ़ा और बगौर देखा। तो फिर उनको पता चला कि जो क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको आप क्रस्ट बोलते हैं, और उसके नीचे जनाब ना मेंटल है, और मेंटल जनाब इसके अंदर बहुत ये मूव करता है, और इसकी सबसे अंदर जनाब ना कोर है। जो मेंटल का पोर्शन है ये मूव करता है। ठीक है जी। इसके मूवमेंट की वजह से जनाब ना कुछ करंट्स पैदा होते हैं, और ये जो करंट्स हैं ना, इनको आप बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है जी। मतलब ये प्रेशर लगा रहे हो। तो अब गौर करें कि ये जब ये मूव करेंगे तो इस मूवमेंट की वजह से, इस मटेरियल की मूवमेंट की वजह से बड़ी हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर लग रहा होगा। ठीक हो गया जी। सो ये जो बेसिकली मूवमेंट है, ये हरकत है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो अर्थ की सबसे बाहर वाली जो सरफेस है ना, उसे आप क्रस्ट बोलते हैं। उसके दरमियान में जो मीज़ोस्फीयर है, जिसे आप मेंटल बोलते हैं,
उसके अंदर मूवमेंट होती है, जैसे आप एस्टेनोस्फीयर की मूवमेंट बोल रहे हैं कि वो जनाब ना मूव करता है ना, जब पूरे का पूरा आप इसको बोले मैग्मा मूव करता है ज़मीन के अंदर, तो बड़ा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है वहाँ पे, और इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो करंट्स पैदा होते हैं उनको आप कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। ये जो मूवमेंट की वजह से पैदा होते हैं, मूवमेंट के जो करंट्स हैं इनको आप कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इन करंट्स की वजह से ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है, और जिस जगह से जो ज़मीन पतली थी जनाब, जब वो पेंजिया था, जिस जगह से जनाब अली ना वो प्रेशर बाहर रिलीज़ हो सकता था ना, वो वहाँ से होता रहा, और अल्टीमेटली फिर ज़मीन जो अर्थ सरफेस है वो उसकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मूव करके जाता रहा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। दोबारा बता रहा हूँ कि कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से प्रेशर डेवलप हुआ सरफेस ऑफ अर्थ पे, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर प्रेशर डेवलप होने की वजह से ज़मीन का जो ऊपर क्रस्ट वाला पोर्शन था, जिसे आप लिथोस्फीयर बोलते हैं फिज़िकल नेचर के अंदर, वो टूटा। और उस टूटने की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूसली ज़मीन के नीचे जो है ना वो तो मूवमेंट हो रही है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा भी है और ये किया भी है। सो ये पेंजिया से गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया तक, और लॉरेशिया से आज तक जो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, नाज़का प्लेट, ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं ना ये अभी भी मूव कर रही हैं। और बेसिकली इस साइंटिफिक रीज़न की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन के जो टुकड़े हैं जिनको आप टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं वो बनी हैं, और वो कंटिन्यूसली इस वक्त भी मूव कर रही हैं। और इनकी इस तरह की मूवमेंट की वजह से जनाब अली आप ये कहते हैं कि वो अर्थक्वेक्स भी आते हैं और सिस्मिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती करती कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टकराएंगी, कन्वर्जेंट टकराई हैं, तो जनाब अली ने वो समटाइम उसने ज़मीन के ऊपर पहाड़ियाँ भी बनाई हैं। अगर वो वो डाइवर्ट हुई हैं तो दरमियान में पानी आके समंदर भी बना है। और अगर जनाब अली ये जो प्लेट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म मूव कर रही होती हैं, तो समटाइम अपना जो प्रेशर है ना उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए वो जो प्लेट्स हैं वो जब हिलती हैं तो समटाइम ज़लज़ले भी आ जाते हैं। सो इसके साथ ये तो साइंटिफिक रीज़न है कि भाई जो ऊपर क्रस्ट का पोर्शन था वो मूव करता है, और वो मूव बेसिकली अंदर होने वाली मूवमेंट जो है ना उसकी वजह से करता है, उसको कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। और उसकी वजह से अल्टीमेटली लिथोस्फीयर जो फ्रैक्चर हुई है और अल्टीमेटली हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एविडेंसेस हैं ना वो फॉसिल्स के हैं। आप ज़मीन के ईस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप, ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप, इस जगह की जब वो मुख्तलिफ एविडेंसेस, फॉसल एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं तो आपको जनाब अली वो सेम मिलते हैं। इनकी आप वर्टिकल जनाब रॉक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिकन एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप, उनकी रॉक्स भी सेम है, उनका क्लाइमेट भी सेम किसी हद तक कंसीडर किया जाता है। वहाँ की स्पीशीज़ का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो आई होप आपको पता लगेगा कि इन तमाम बातों से फिर जनाब अली ना वो कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रूव हो जाती है। आई होप आपको इन तमाम बातों की समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।